So when did this entrepreneurial bug actually bit you? I want to know when actually it happened. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर बार बार लोग सिम बदल रहे हैं, इसकी जगह अगर उनके पास 2 सिम के फ़ोन हो तो बेहतर है। इंडिया में तब तक 2 सिम कार्ड्स फ़ोन आ चुके थे, वहाँ पर किसी को नहीं पता था। मैंने ऐसे ही ट्राई किया, मैंने इंडिया से कुछ फ्रेंड्स को फ़ोन करके कुछ फ़ोन्स मंगाए एंड आई मेड अ ह्यूज मनी आउट ऑफ इट बिकॉज दे वर ऑल चाइनीज़ फ़ोन्स, 2 सिम कार्ड्स। So how did this Lean Six Sigma actually help you design SOPs for your own startup? लीन मीन्स एनीथिंग विच इज़ बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड, कि मैं 1 रुपया वहीं खर्चूंगा जहाँ मुझे 1 रुपये से कुछ रेवेन्यू आ रहा है, वो 1 रुपया हो, 1 लाख हो या 1 करोड़। When did it hit you that the Indian market, or specifically the F&B market, needed a live marketplace? हमें हर चीज़ को ऑप्शंस के बाद सेलेक्ट करने में मज़ा आता है। सो मार्केट प्लेस गिव्स यू दैट ऑप्शंस बिकॉज हेयर द सेलर इज कोटिंग हिज प्राइजेस. It's not a platform who is actually telling the prices for multiple items which he has bought or the platform has bought from multiple vendors. No, vendors themselves are selling their price and customer happens to bargain. तो दोनों को एक winning ego वाला feel आता है. Welcome to Journeys Unmapped, a place where we uncover the real stories about every single career of our guests and know how they have reached the pinnacle of their success. Today, I have with me Mr. Manoj Khanna, the founder of Partivity, a social tendering e-commerce app which is way ahead of its time, something which is cracking the code of party booking, that too in the Indian context. Welcome, Manoj, to the show. I'm so happy to have you here. Thank you. Thank you, Sachin. So, Manoj, let's begin the journey in terms of where Manoj is coming from. What's your professional background, your personal background? What made you to achieve what you have achieved today? Starting with my journey of schooling, I've done my schooling from Dehradun. So after schooling, I've moved to Delhi for a few years. Did my 11th, 12th in Delhi from Delhi. और उसके बाद कॉलेज मैंने IHM से किया. So I was studying in Shimla for a few years, and the last year I did it from Delhi of IHM. कोर्स ख़त्म करने के बाद चांसेस थे कि होटल में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स लाइन में जा सकते हैं, बट आई चोज़ टू गो टू एन एयरलाइंस. सो आई स्टार्टेड माय जॉब्स फ्रॉम एयरलाइन सेक्टर. सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद ब्रिटिश एयरवेज. और फिर धीरे धीरे वहाँ से चांस मिला अमेरिकन एयरलाइंस में काम करने का. सो आई मूव टू एविएशन कम्प्लीटली. होटल्स में जाना अच्छा था, बट मेरे लिए उस टाइम ये था कि एयरलाइंस वॉज अ बेटर पेइंग इंडस्ट्री. सो आई मूव टू दैट इंडस्ट्री. एयरलाइंस में काम करने के बाद वाइल आई वाज स्टडिंग फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन, अपीयरिंग फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैंने सोचा यार स्कॉलरशिप पे करना चाहिए और बाहर से थोड़ा एक्सपोजर मिलना चाहिए. तो मैंने फिर स्कॉलरशिप अप्लाई किया एंड आई गॉट अ चांस टू डू माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम न्यूजीलैंड. तो स्कॉलरशिप बेसिस पे हम इंडिया से बाहर चले गए 2007 में. आई हैड टू क्विट माय जॉब इन अमेरिकन एयरलाइंस. आई वाज वर्किंग विद अमेरिकन एयरलाइंस दैट टाइम. और मैं वहाँ से न्यूजीलैंड चला गया. आई वर्क देयर, स्टडीड एट द सेम टाइम. फर्स्ट फॉर कपल ऑफ ईयर्स आई वाज स्टडिंग एंड वर्किंग एंड देन मूव्ड ऑन टू अ फुल टाइम जॉब एंड वाज देयर इन न्यूजीलैंड टिल 2010. तो ये जर्नी इनिशियल ईयर्स ऑफ माई करियर थी. एंड उससे पहले कुछ जॉब्स वगैरह मैंने करी, पार्ट टाइम्स एंड थिंग्स लाइक दैट इन इंडिया ऑल्सो, बट नथिंग इन मेजर. सो ये पूरी की पूरी जर्नी में 2010 तक मेरा सारा मोस्टली एक्सपोजर या तो इंटरनेशनल एयरलाइंस में रहा या इंटरनेशनल वर्क स्पेस में रहा. 2010 में व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, this is the time when I found that India has actually changed a lot in last 5 years when I was outside. And जो हॉस्पिटैलिटी का अपीयरेंस था which was only hotels has now moved to QSRs. And there are a lot of QSR brands who have started their operations in India. Brands like KFC, brands like Pizza Hut. So I forgot to mention that my first job was with Pizza Hut. I joined as a cashier in Pizza Hut in 2003. And तो तब इंडस्ट्री बहुत अलग तरीके से अलग डायमेंशंस में चल रही थी. 2010 में QSR started rapidly growing. And processes and defining structures to an organization, QSR was the best segment. क्योंकि QSR में सारे youngsters काम करते थे.
नॉट मच ट्रेंड. अगर आप मैकडोनल्ड्स का वर्कफोर्स देखो या किसी QSR ब्रांड का वर्कफोर्स देखो, तो बच्चे कॉलेज स्टडिंग कॉलेज स्टूडेंट्स आर वर्किंग एज अ पार्ट टाइमर्स. People who've just completed the college don't have much experience as working as a team members in that industry. The reason why they work in that industry and give so much of efficiency and standardization in products is because they work on a SOPs. तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि जो अगर स्ट्रक्चरिंग समझनी है, SOP समझने हैं और एक स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करना है, तो QSR विल बी द बेस्ट सेगमेंट. सो अपेरेंटली मेरे लिए वो थोड़ा सरप्राइजिंग इसलिए भी था. इनिशियली जब मैं 2010 में इंडिया आया, तो मैंने बहुत सारे होटल्स में जब जॉब अप्लाई किया, तो होटल्स का इंटरव्यू प्रोसेस बहुत लंबा होता था. 1 महीना, 1.5 महीना, 5-5, 4-4 राउंड्स हो रहे हैं. एंड आई डोंट वांटेड टू सिट आइडल एट होम, बिकॉज इंडिया आने के बाद आप एकदम जॉब तो लगती नहीं है. तो मैंने कहा यार जल्दी कहीं भी जॉब लगे. तो QSR ने मुझे, जब मैंने इंटरव्यू दिया KFC में, तो मुझे एक HR राउंड के लिए एक फॉर्म दिया गया. उस फॉर्म पे लिखा हुआ था कि भाई किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो. तो उसमें टीम मेंबर था, शिफ्ट मैनेजर था, ARM था, RGM था. मुझे मालूम नहीं था मैं कहाँ फिट होऊंगा, क्योंकि इंडियन मार्केट का एक्सपोजर था नहीं. मैंने सारों पे टिक कर दिया. मैंने कहा जहाँ फिट होऊंगा वहाँ पर आप मुझे रख लीजिएगा. तो HR का पहला राउंड हुआ बिकॉज शी वॉज क्वालिफाइड और शी वॉज एलिजिबल टू ओनली इंटरव्यू टू द फाइनल राउंड फॉर अ शिफ्ट मैनेजर पोजीशन. तो उसने मुझे बोला शिफ्ट मैनेजर पे तो मैं आपको रख लेती हूँ, बट आप ARM लेवल पे ट्राई करो. उसके लिए ऑपरेशन हेड ने इंटरव्यू लेना था. मैंने कहा ठीक है, आई डोंट माइंड, अगर सैलरी बढ़ रही है तो ARM ठीक है. फिर ऑपरेशन हेड का इंटरव्यू हुआ, तो उसने ARM लेवल पे बोला कि वी कैन टेक यू एज एन असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर विच इज़ ARM, बट आप RGM लेवल पे क्यों नहीं ट्राई करते हो? You have that thing, you can do that. I said fine, salary बढ़ेगी तो I'm okay with that. This is happening on the same day within these 3-4 hours. And उसने बोला उसके लिए फिर GM जो कंपनी का है वो इंटरव्यू लेगा, बिकॉज RGMs आर स्टोर लीडर्स. तो मैंने कहा ठीक है. फिर GM के पास इंटरव्यू किया, तो उसने बोला ठीक है, आई विल हायर यू एज एन RGM. वाई डोंट यू ट्राई एज अ लर्निंग डेवलपमेंट लीड. तो मैंने कहा तनख्वाह बढ़ दी है तो ठीक है. So one day of interviews, you actually went through the entire cycle of interviews from just the junior level to the head of learning and development. Right. So while I was interviewing these rounds, and there were people around with me in that group, क्योंकि 2010 में जब मैंने ये KFC का इंटरव्यू लिया, it's a very story which I think I should tell here. मेरे साथ कम से कम 40 लोग बैठे थे वहाँ पर जो इंटरव्यू दे रहे थे, और मैं अकेला था जो बाहर से आया था उस टाइम. बाकी सारे इंडिया में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे. तो आई फाउंड माई कॉलेज कोलीग्स इन दैट बंच ऑफ पीपल हु आर अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू. तो उनमें से कुछ 2-3 लोगों ने मुझे आके बोला बड़ा मुश्किल है यहाँ, तो सिलेक्शन ही नहीं होता, KFC बहुत बड़ा ब्रांड है, इंडियन एक्सपीरियंस चाहिए इनको, ये है. आई वॉज अ लिटिल स्कैर्ड थिंकिंग कि यार मेरा तो कोई चांस ही नहीं है. अपेरेंटली जब मैंने ज्वाइन किया तो 39 में से जो 7-8 लोग सेलेक्ट हुए थे वो मेरे से छोटे प्रोफाइल पे, या मैं एक तरीके से आई वॉज हायर्ड फॉर अ प्रोफाइल अबव देन विच वॉज नॉट इवन इंटरव्यूड फॉर, क्योंकि वो तो ऑपरेशंस के राउंड्स होने थे. शिफ्ट मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, ARM, ट्रेनिंग हेड का तो इंटरव्यू था ही नहीं वहाँ पर. तो वो तो पोजीशन क्रिएट हो गई कि उनको लगा कि आई हैपन टू have a details of SOPs and I can, you know, कई बार ऐसा होता है ना कि आप पढ़ा ज़्यादा बेहतर सकते हो तो परफॉर्म क्यों करना है. You can be a coach, why you want to become a captain? So they took me in that side of the direction, and it was a new job for me because I was never been into learning and development before. तो मैंने बहुत apprehension दिखाया GM of the company को. I still remember him. He said ट्रेनिंग को आप ये मत सोचो कि वो ऑपरेशन से बाहर की चीज़ है. ट्रेनिंग आपको एक्सपर्टीज दिखाती है कि आपने जो सीखा है वो आप सिखा सकते हो कि नहीं सिखा सकते हो. सो द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टू हाउ टू टीच समबडी. इफ यू आर एबल टू टीच हिम और समबडी व्हाट यू हैव लर्नड, दैट इज द बेस्ट वे दैट यू एक्चुअली डन द मास्टरी फॉर दैट सब्जेक्ट. तो अगर आप सिखा पाए लोगों को तो इसका मतलब आप वो काम सीख गए, और अगर आप सिखा नहीं पाए वो चीज़ों को तो इसका मतलब अभी भी स्कोप है, आप और सीखोगे. तो and I took that as a challenge and I started.
3-4 साल मैंने काम किया KFC में. I was there in Delhi, started in Delhi, and then my move to Punjab. I was heading Punjab for learning and development there. And outlets grow करने लगे. I used to do a lot of sessions. I trained a lot of people from a team member to a shift manager level and shift manager to the. So basically modules होते हैं KFC में. Not talking much about the structure of the KFC, but here internal growth plays. This culture plays a very important role. Gives a very importance to internal growth. तो इंटरनल ग्रोथ में शिफ्ट मैनेजर बनने के लिए बाहर से बंदा नहीं हायर करा जाता, टीम मेंबर को ही ट्रेन किया जाता है. That's wonderful. After he does the mastery of all the stations, he gets to a shift manager level. He happens to study 5, 7, 10 modules, which is required as a shift manager. Could be like an inventory control, shift management, openings duty, closing duty, and things like that. और वो इंटरनली उसकी एग्ज़ाम देता है और फिर वो शिफ्ट मैनेजर की तरफ प्रमोट हो जाता है. इसमें the culture is there of developing people from inside, and then after a few months or years of his working as a shift manager, he happens to grow as an assistant restaurant manager, and then from there as an RGM. तो आप देखोगे बहुत सारे लोग आपको QSRs में, especially like Pizza Hut, KFC's, Domino's, Dunkin' Donuts, and all the QSR brands which have been in the industry for more than 10 years, you will see a person who is working as an RGM must have joined as a team member maybe 7-8 years back, क्योंकि उसका एक ग्रोथ चार्ट बना हुआ है और वो छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके सिस्टम में he is working as an RGM, he works as a full efficiency of 100% in that brand, but if you take that brand out of him, he will start from a team member again, because system ने इतना engrave कर दिया उसके अंदर कि back of the hand he can do P&Ls, he can do everything. बट अगर उसको बोला जाए कि ये टेम्पलेट हटा दिया गया और आपको किसी और चीज़ का PNL बनाना है स्क्रैच, तो बहुत इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर हिम, क्योंकि उसके खून में मेयोनीज और केचप पूरी तरीके से इनग्रेव्ड हो गई है. Lovely. So as far as I remember, we have spoken about your entrepreneurial journey. So when did this entrepreneurial bug actually bit you? Though I know that you have been doing a lot of stints here and there, but I want to know when actually it happened. Okay. Starting में when I went to New Zealand, I went there keeping in mind कि हम कमाएंगे अच्छा, एक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे. सो एवरीबडी गोज आउट हैज़ एज एन ऑब्जेक्टिव इन हिज हेड. ट्रू. हम अच्छी जॉब से गए थे, तो ऐसा नहीं था कि हमें हिंदुस्तान में जॉब नहीं मिल रही थी तो हम तब बाहर गए. कई लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया में, जैसे यू फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट जॉब्स and then they decide to go outside India and maybe do a truck drivery or a tomato picking or things like that. हम उस पर्पस से नहीं गए थे. हम अच्छी कंपनी में काम करते थे, अमेरिकन एयरलाइंस में था मैं, एंड एवरीथिंग वाज स्टेटस. बट आई वेंट अब्रॉड जस्ट टू गेट एन इंटरनेशनल एक्सपोजर. जैसे बच्चों में होता है कि यार सबको पास है बाहर का एक्सपोजर, हमारे पास क्यों नहीं. सो व्हेन आई वेंट अब्रॉड आई थॉट दैट जितना कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, घर से स्टेबल थी चीज़ें, तो ऐसा नहीं था कि वहाँ से पैसा यहाँ भेजना है कि भाई लोन उतारना है, ये करना है, कुछ नहीं. स्कॉलरशिप पे गए थे तो कुछ ऐसा वो भी नहीं था कि भाई देना ही देना है. ओवरहेड्स नहीं थे बेसिकली आपके. जाते ही काम पकड़ लिया, 2-3 छोटी छोटी जॉब्स पकड़ ली. जनरली लोग एक जॉब करते हैं, वी आर अलाउड टू वर्क फॉर 20 आवर्स. दो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर 4 आवर्स फॉर 2-3 अदर कंपनीज. तो मुझे लगा कि जितनी ज़्यादा लोगों के साथ बात करूँगा, इंटरेक्ट करूँगा, बाहर आया हूँ राजमा चावल खाने तो आया नहीं हूँ. एक गोरों से मिलने आया हूँ, गोरों का एक्सपोजर, उनका कल्चर देखने आया हूँ. सो आई डिड नॉट स्टे विद एनी इंडियंस. आई स्टार्टेड, आई टुक अ रूम इन अ फ्लैट और वी कॉल इट एज अ यूनिट देयर, जिसमें मोस्टली गोरे रहते थे. ओके. तो जनरली क्या होता है, इंडियंस बाहर जाते हैं तो वो इंडियंस के साथ ही रहते हैं कि भाई आज तूने कपड़े धोने, आज तूने खाना बनाना, आज तूने बर्तन धोने. तो गोरे ऐसा नहीं सोचते. गोरे कहते हैं डिस्पोजेबल में खाओ, कैन से खाओ, फेंको, ख़त्म करो. डोंट वेस्ट टाइम ऑन एनीथिंग विच इज़ नॉन प्रोडक्टिव. तो मैं वो कल्चर देखने लगा, समझने लगा. मुझे रियलाइज़ हुआ कि येस, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन इंडिया. तभी जितना ज़्यादा वेस्टेज होगा, हम क्या करते हैं हिंदुस्तानी, हम वेस्ट आइटम को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं. लाइक अ जंक यार्ड, डब्बियाँ खाली हो रही हैं, उसको रीयूज़ कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं. गोरे सब नहीं करते हैं.
तो जिसकी वजह से इकोनॉमी चर्न बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बॉक्स वाइजली यूज़ हुआ. तो व्हेन आई वाज देयर इन न्यूजीलैंड, सो आई रियलाइज्ड दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, because there is a lot of exposure which is missing in people staying in New Zealand, which are Kiwis. And that's especially towards the business. वो लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से जीते हैं, मगर बिजनेस को वो नहीं समझते हैं. जैसे इंडिया में एडवर्टाइजमेंट के लिए बैनर स्पेसेस होते हैं, और आप सीपी में जाओगे तो बैनर स्पेसेस के नीचे चार्जिंग पोर्ट्स लगे हुए हैं. लोग अपना मोबाइल चार्ज कर लेते हैं. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट चार्जिंग पोर्ट इज़ कि जितनी देर लोग फ़ोन चार्ज करेंगे, कम से कम उस बैनर को देखेंगे, और बैनर को देखेंगे तो रिकॉल फैक्टर बनेगा. इट्स एन एडवर्टाइजमेंट मीडियम. तो जो कंपनी लगा रही है वो चार्जिंग पोर्ट के साथ, इट्स नॉट एन एनजीओ, इट्स नॉट डूइंग चैरिटी, इट्स सेलिंग एडवर्टाइजमेंट. न्यूजीलैंड में ऐसी बहुत जगहों पे, बस स्टैंड्स पे, बहुत अच्छे अच्छे ग्लास के बस स्टैंड्स होते थे, वहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते थे, एंड दे डिड नॉट हैव दैट आइडिया. So I went to an advertising agency. I told them that I want to do this, and this will help them with this, of charging ports laga ke. They took that idea. They paid me for that idea. It was a new idea in New Zealand, and we started seeing that happening in lot of bus stops ki wo charging ports उन्होंने लगाए, लोग अपना iPod चार्ज कर रहे हैं, कोई मोबाइल फ़ोन चार्ज कर रहा है. उस टाइम न्यूजीलैंड में सिर्फ एक ही नेटवर्क होता था, which was called as Vodafone. Single network, GSM, and people used to use that. There was another network called as Telecom, which was a government network, जैसे हमारे यहाँ BSNL या MTNL होता है, और वो नेटवर्क होता था CDMA का, विदाउट सिम कार्ड. तो यहाँ तो लोगों के पास CDMA फ़ोन होता था, विच वॉज पोस्ट पेड, या प्रीपेड होता था, विच वॉज द वोडाफोन. मार्केट बहुत ज़्यादा डिफर, क्योंकि पॉपुलेशन 5 मिलियन की है, क्या ही सोचोगे, मार्केट इतनी बड़ी नहीं है. So Vodafone launched another competition with the name of called 2 Degrees. Okay. Same company, same parent company with a different brand name. तो जब 2 मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुए, तो जब नया ब्रांड लॉन्च हुआ 2 Degrees, वोडाफोन का सिम कार्ड $10 का था, जिसमें कोई टॉक टाइम नहीं मिलता था. दिस वॉज जस्ट द बाइंग प्राइस ऑफ इट, क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं था, मोनोपोली थी. 2 Degrees लॉन्च हुआ तो $2 का सिम कार्ड और $2 का टॉक टाइम. तो लोग क्या करते थे, 10 से 15 सिम कार्ड ले लेते थे. इंडिया की तरह नहीं कि आधार कार्ड लगेगा और ये होगा. वहाँ आप जनरल स्टोर पे जाओ, $10 दो, 5 सिम कार्ड लो, सिंपल. कुछ नहीं करना आपको, कोई ट्रैक नहीं होता था, क्योंकि क्राइम रेट 0 है. पुलिस के पास बंदूक नहीं, पेपर स्प्रे रहता है. तो इतना कम है क्राइम रेट वहाँ पर, कि क्राइम रेट के मामले में वहाँ पर ये है कि भाई दारू पी के आप शायद नाली में गिर जाओ, ये क्राइम रेट है वहाँ पर, और कुछ क्राइम नहीं है वहाँ पर. तो 2 Degrees का जब लॉन्च हुआ, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर बार बार लोग सिम बदल रहे हैं, इसकी जगह अगर उनके पास 2 सिम के फ़ोन हो तो बेहतर है. इंडिया में तब तक 2 सिम कार्ड्स फ़ोन आ चुके थे. वहाँ न्यूजीलैंड में किसी को नहीं, हाँ, वहाँ पर किसी को नहीं पता था. मैंने ऐसे ट्राई किया. मैंने इंडिया से कुछ फ्रेंड्स को फ़ोन करके कुछ फ़ोन्स मंगाए. जिस दिन फ़ोन लैंड किए, विद इन like 24 hours आई कुड सेल 10-15 फ़ोन्स विच आई इम्पोर्टेड. Brilliant. फिर उसके बाद मैंने किसी से बात करके इंडिया में कुछ कार्टन्स में कुछ 100-200 फ़ोन्स मंगाए क्रिसमस से पहले. एंड आई मेड अ ह्यूज मनी आउट ऑफ इट, बिकॉज दे वर ऑल चाइनीज़ फ़ोन्स, 2 सिम कार्ड्स, and they were all copies of iPhones, Nokias, and I could sell many of them. So I thought this was a good business. So that's where this idea of selling mobile phones to mobile shops and directly to a customer through internet, through online presence made a lot of sense. So that's where Lovely. it started. Okay, tell me one thing, Manoj. You have been into the entrepreneurial journey for quite a long time. When did it hit you that the Indian market, or specifically the F&B market, needed a live marketplace? Marketplaces एक आज के ज़माने का एक कॉम्पिटिटिव एंड ईजी ऑफ एक्सेस फॉर कस्टमर है. तो आने वाले टाइम में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सेगमेंट्स हैं, जितने भी नीश हैं, उन सबको जब तक बार्गेन नहीं मिलेगा, जो इंडियन मार्केट का बेसिक किक है, हमें हर चीज़ को ऑप्शंस के बाद सेलेक्ट करने में मज़ा आता है. सो मार्केट प्लेस गिव्स यू दैट ऑप्शंस, because here the seller is quoting his prices. It's not a platform who is actually telling the prices for multiple items which he has bought or the platform has bought from multiple vendors. No,
vendors themselves are selling their price and customer happens to bargain. तो दोनों को एक विनिंग ईगो वाला फील आता है कि मैंने ये प्राइस कोट किया, सामने वाले ने ले लिया, अगर नहीं लिया तो इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट अच्छा था एंड ही कुडंट अफोर्ड इट. दिस इज फॉर सेलर. एंड कस्टमर के लिए ये होता है कि मैंने ये प्राइस कोट किया, सेलर मान गया, आई विन द गेम, आई विन द डील. सो मार्केट प्लेस हेल्प्स यू रीचिंग दैट ईगो satisfaction. That's wonderful. But tell me one thing. You have almost 20 years of experience primarily in the F&B space. You could have opened up any good venue, settled in the best kind of SOPs. Why did you choose tech? Okay. Technology is an enabler. This is a question which has been asked to me many times that restaurant खुद क्यों नहीं खोला. रेस्टोरेंट खोले मैंने अपने साथ भी एज एन 100% ओनशिप लेके भी खोले और पार्टनरशिप में भी खोले इन माई पास्ट बिकॉज दैट वॉज माई जर्नी ऑफ लर्निंग टू रीच टू दैट प्लेस. रेस्टोरेंट खोलते टाइम मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुई कि टेबल बुकिंग या वॉक इन गेस्ट is easy to capture because it's an impulsive buy. But when you talk about a bigger ticket size, that is something which every restaurant is looking for. आज किसी भी रेस्टोरेंट को बोलो कि भाई 2 लोगों की 10 टेबलें आ रही हैं और 20 लोगों की एक पार्टी आ रही है, क्या लोगे? तो 20 लोगों की एक पार्टी लेगा क्योंकि उसको पता है मेरा स्टाफ कम लगेगा, मेरा ऑर्डर बल्क होगा, कुकिंग टुगेदर होगी, तो मेरी कॉस्ट अपने आप रिड्यूस हो जाएगी. और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो रेस्टोरेंट ओनर्स हेल्पलेसली डिपेंडेंट है मैनेजर्स पे और कोई तरीका नहीं है. ही विल नॉट गो आउट एंड ही कैन गिव अ हैप्पी आवर्स ऑफ 1+1 बियर बट ही विल नेवर हैव 50 पीपल वॉकिंग इन टुगेदर कि ठीक है मैं मेन्यू देखने आया हूँ, अगर मेन्यू अच्छा होता है तो हम पार्टी कर लेंगे, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं घर. पार्टी पैकेजेस इज अ बिगर टिकट साइज. You talk about any bigger brand which is there in the marketplace today, they're all struggling to increase the APC, average per check, which कीपिंग इन माइंड कि जितने चेक्स वो ऑलरेडी कर रहे हैं अगर उतने ही करते रहें और चेक वैल्यू 10% भी बढ़ जाए तो प्रॉफिट मार्जिन 1-2% बढ़ जाएगा. पार्टी पैकेजेस एक ऐसा टिकट है जो कम से कम 25 से 40 हज़ार के बीच में होता है, कम से कम, और ये टिकट साइज हर रेस्टोरेंट को चाहिए ही चाहिए. सो आई थॉट देयर इज अ ह्यूज गैप. एवरी रेस्टोरेंट वांट्स टू गेट दिस. देयर इज नो प्लेटफॉर्म हु कैन गेट दिस. सो and the reason behind it is because obviously सारे e-commerce पे हैं, हम tendering e-commerce पे हैं, so this is the reason I thought there's a gap and I should fill that gap. So that's how Partivity was born. That's how Partivity got evolved. Lovely, lovely. So let me dive into your Lean Six Sigma Black Belt journey. I was really surprised to notice while I was kind of researching about you that you're a Lean Six Sigma Black Belt, Right. right? And that made you the best match for designing SOPs for any of the brands like Haldiram's or KFC's in your past. So how did this Lean Six Sigma actually help you design SOPs for your own startup? Okay. As the name itself clearly explain lean. Lean means anything which is bare minimum required. So अगर मैं इसको इस तरीके से प्रेजेंट करूँ कि मैं 1 रुपया वहीं खर्चूंगा जहाँ मुझे 1 रुपये से कुछ रेवेन्यू आ रहा है, वो 1 रुपया हो, 1 लाख हो या 1 करोड़ हो. लीन मीन्स एनी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड दैट इज गेटिंग रेवेन्यू टू बैक टू अस. सो अगर कोई भी चीज़ रेवेन्यू से लिंक नहीं हो रही है तो मैं उस पर पैसा नहीं खर्चूंगा. तो हाउ इज SOP गेटिंग लिंक टू रेवेन्यू? SOP डायरेक्ट डजंट गेट लिंक टू रेवेन्यू डायरेक्टली. इट गिव्स यू इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी फ्रॉम दोज पीपल हु यूज SOPs टू परफॉर्म एज पर योर माइंड सेट. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? SOP तो है इंडिया का. लॉ एंड ऑर्डर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर, बाइबल, कुरान एंड टॉक अबाउट भगवद गीता, दीज आर ऑल SOPs जो एक रेफरेंस टूल बन गए हैं कि अगर किसी चीज़ में फंस जाओ तो इसको रेफ़र कर लो. और क्योंकि बिलीफ एंड फेथ रिलीजियसली कॉन्स्टिट्यूशनली किसी ना किसी चीज़ पे बना हुआ है, हम उसको रेफ़र करके कहते हैं कि दिस व्हाट वी डन इज़ राइट. तो बिजनेस की कोई बाइबल नहीं है क्योंकि एवरी बिजनेस इज डिफरेंट, तो उसको हम SOP कह देते हैं. तो लीन सिक्स सिग्मा इन ब्लैक बेल्ट हेल्प्स यू टू डिजाइन द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोसेस विच गिव्स यू कि आउटकम कितनी आनी है, और अगर आउटकम उतनी आ रही है तो इसका मतलब यू आर राइट, नहीं आ रही है देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. रॉन्ग तो कुछ है ही नहीं ना. Lovely, lovely. So just a follow-up question on this. How did
this SOP and the Lean Six Sigma support that you had actually helped you to develop the first prototype of Partivity? जब मैंने लीन सिक्स सिग्मा और ब्लैक बेल्ट सिक्स सिग्मा का पूरी स्टडी करी तो बहुत सारे नए टूल्स मेरे सामने आए जो मैं यूज़ भी नहीं करता था. हम उसको अलग तरीके से यूज़ करते थे बट टूल्स के नाम पे यूज़ नहीं करते थे. तो एक तरीके से समझ लीजिए कि किसी बच्चे को कोई वर्ड बोलने को आप बता रहे हो बट फोनेटिकली उसको नहीं बता पाए तो इसलिए वो हमेशा गलत उसको प्रोनाउंस करता है. सिक्स सिग्मा, ब्लैक बेल्ट और लीन ने हमें वो फोनेटिकली राइट कैसे प्रोनाउंस किया जाता है उस टूल को ये सिखाया. हम हमेशा यील्ड और एफिशिएंसी पे बात करते थे और बनाते थे कि कितनी एफिशिएंसी आई, कितनी यील्ड आई, बट हमारे पास कोई टूल नहीं था उसको कैलकुलेट करने का. सिक्स सिग्मा, ब्लैक बेल्ट हेल्प्ड अस विद दैट. तो अब मैं कोई भी प्रोसेस या एसओपी बनाता हूँ तो मैं उसमें देख लेता हूँ कि वेस्टेज क्या है, वेरिएंस क्या है. वो सारे टूल्स मेरे को एग्जैक्टली रूट कॉज एनालिसिस में हेल्प करते हैं. So let me ask a follow-up question on this. If you could share an instance where this SOP actually helped you build the first prototype of your of Partivity. पार्टिविटी जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास बहुत सारे फ्रेशर्स ने ज्वाइन किया और फ्रेशर्स को आपको बैक टू बैक गाइडेंस ट्रेनिंग देना पड़ता है. इन स्टार्टअप द बिगेस्ट चैलेंज इज कि होल आइडिया ऑफ द बिजनेस सिर्फ एक ही बंदे के पास होता है, वो है फाउंडर. और वो फाउंडर इंडिविजुअली हर एम्प्लॉय के पास जाके वो नहीं समझा सकता. सो एसओपी हेल्प्स यू टू बिल्ड अप अ प्रोटोटाइप इन अ मैनर जहाँ पर आप एम्प्लॉयज़ को अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस एक पेपर पे एज अ प्रोसेस लिख के दे देते हो और वो बार बार जब भी वो कोई गलती करता है वी क्रिएट अ कल्चर बाय सेइंग हिम टू रेफर टू दैट प्रोटोटाइप अगेन और यू रेफर टू दैट एसओपी स्ट्रक्चर अगेन कि भाई ये होगा तो ये होना है. इट्स लाइक एन FAQs. सो दिस हेल्प्ड अस. सो ब्लैक बेल्ट इन सिक्स सिग्मा हेल्प मी इन दिस मैनर. Okay, Manoj, let me ask some specific questions about your party booking app that you're building. If you can explain or take us through 3 steps of how a user can book a party through your app. So simple 3 steps of booking a party with Partivity. Give the details to Partivity about your party, like date, number of people, and the preferred area. Submit. You start receiving bids from various venues of your choice. You select one of them, pay the booking amount, and the remaining amount can be paid later. These are 3 simple steps of booking a party with Partivity. That's very simple. So how do you actually persuade these venues to bid live, where they actually are fond of the old phone haggle way? I differ to this concept because phone handling becomes a challenge for a lot of restaurants and managers. They are happy to deal with the customers in the most less interactive manner when they're quoting because they're not sure about if the customer is really shopping around or is he really interested in partying or booking a party with that venue. So if they happen to get a chance to reach to the maximum customers without taking calls from those customers, they're more than happy. So it's easy for them. So if you make a call, the minimum call is of 1 minute to 2 minutes. But if you bid through Partivity as a partner, it just takes you 3 seconds. So within 3 seconds, you have actually given straight to the point the price which a customer wants to see. So it becomes more efficient for them. That's how Lean and Six Sigma helps me in building these things. And I think the restaurants also get clarity of what the user wants in the first place. That's why they're able to book or bid for that party immediately. Right. I'm sure because the Indian context, which we all know, the window shopping exists even on the platforms. How do you actually ensure that the user who's on your platform is not window shopping? Is there a metrics that you follow and you intervene at the immediate point where you feel that they might drop off? We cannot 100% eliminate window shopping from the culture. It's not limited to Indian culture. It is for all the cultures. But when we talk about niche targets, there's a food app which will only cater to people who are hungry. So that the chances there are people who would shop around on that app also. But majority of people who will open that app will be those who have that emotion of hunger. इसी तरीके से पार्टिविटी में जो भी लोग आ रहे हैं they are niched target and
they want to party or have an entertainment. They might be window shopping, but the sense of emotion which they have in the mind while opening an application is entertainment. Either And I booking think a that's party. more planning backed Right. rather than So yeah. an impulse backed. So basically so there are different sort of people who open that application and fill the lead. So there are people who are planning for next 6 months. It's like a vacation. तो अगर किसी 100 लोगों की पार्टी है तो उसका टाइम ऑफ प्लानिंग विल बी मोर एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज प्लानिंग अ पार्टी फॉर 15 पीपल. तो वो टाइम बेस पे डिपेंड करता है. हमने इसको रिफ्रेन करने के लिए कुछ SOPs क्रिएट करे हुए हैं जिसके अंदर हमने एक टाइमलाइन दे रखा है कि इससे आगे की डेट का आप पार्टी प्लानिंग करने के लिए यू कैन नॉट डू इट फ्रॉम एन एप्लीकेशन. सो दिस हेल्प्स अस टू फिल्टर आउट कि भाई जो इमीडिएट रिक्वायर्ड पार्टी का है वही हमारे तक पहुंच रहा है. जो उससे आगे का ही वेट्स फॉर दैट टाइम टू कम वेयर ही इज एक्चुअली सीरियस टू पार्टी. Lovely, lovely. Help me understand a couple of stats where Partivity actually earns. Are these some kind of commissions, partner onboarding? How do you actually earn? If you are okay to share. We are a subscription based platform. These restaurants who are onboarded with us like partners pays us subscription fees to start bidding to these set audience. Because एक तरीके से देखा जाए तो हम सारे के सारे जो लोग पार्टी करना चाह रहे हैं उन तक पहुंच रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 1000 वेन्यूज सेपरेटली आप हमारे तक पहुंचो ताकि आपको एक ही जगह पे 1000 वेन्यूज मिल जाए. तो एक मॉल बनाया जा रहा है जिसमें बहुत सारी दुकानें हैं तो दुकानों का किराया तो देना ही है. Lovely. So that's how business model So is. I'm sure most of the founders have different kind of matrices to follow. So is it the CAC or the LTV? What keeps you awake over the night? Both. सीजनल बेस्ड प्रोडक्ट है हमारा. मार्च में पार्टीज कम हो जाती हैं, ईयर एंड है, वर्किंग क्लास का टैक्स कटता है एज कम्पेयर टू अदर मंथ्स ऑफ द ईयर. तो उस टाइम पे हमारे को कैग एक ट्रबल पॉइंट बन जाता है क्योंकि वी हैव टू मोटिवेट अ कस्टमर टू पार्टी मोर. अगर कस्टमर सर्विस अच्छी रहती है, आफ्टर पार्टीज़ कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है तो LTV बेटर हो जाती है क्योंकि अगर कस्टमर पहली बार सेटिस्फाई हो गया तो वो दोबारा करेगा. सो लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज हो गई. सो दीज टू नंबर्स डोंट कीप मी अवेक डायरेक्टली बट दोज थिंग्स विच इम्पैक्ट दीज नंबर्स, if this is a parameter where I can track that helps me to focus on the right side. So Manoj, fast forward to 2 years. What are you thinking? Are you going to franchise this tech or are you planning for raising funds or is there something else in your plan? We will grow and take this ahead as it comes. कुछ भी अभी प्री डिफाइंड नहीं है तो फ्रेंचाइजीज का तो नहीं सोचा मैंने अभी. बट हाँ, रेजिंग फंड्स हम करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं और गोइंग फर्दर वी लाइक टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ टू ग्रो पैन इंडिया. Wonderful. That was exciting. Help me understand a couple of things more. But before that, there's a very important section of the episode, which is the rapid fire round. I'm going to ask you a couple of questions, and you're not supposed to think about it. Whatever comes to your mind, straight away answer that. Okay. Ready? Okay. Lovely. Wildest party request that you received till date? LGBTQ. Wow. The venue which you would choose for your 40th birthday if money is no bar? I will not go to any venue. I'll probably go for a motorbike ride. Wonderful. One party trend you wish that should disappear immediately? Club hopping. Great. Your most favorite midnight snack after an exhausting customer call? Maybe a burger. Lovely. That was awesome. Help me a couple of more things. Top 3 advices that you would give to the new budding entrepreneurs that they should focus on before they start anything. The first piece of advice, and I think that's the only piece of advice I would like to give, कि अगर कूद गए हो जंग में तो घबराना नहीं क्योंकि जंग तो अभी शुरू हुई है और वो Wow. चलती रहेगी. Lovely.
An advice to a 22-year-old hospitality graduate, what they should focus on at the beginning of their career. Respect the seniors, learn as much as you can from them, because this is going to help you after 10 years. Awesome. Any exclusive party deal that you would like to give our audiences who are watching the show? So for a coupon code, we'll give a coupon code called Sachin50. It's a 50% off on your booking amount, up to 1,000 rupees. And avail this by using an application or website of Partivity. Thank you so much. Any final thought that you would like to say? Or I have one which I would like to say. Last thoughts. I would request you to complete this. At the heart of every party is? Partivity. Lovely. Glad to have you here. Thank you so much. Thank you, Sachin. Thank you. Thank you for watching the video till the end. I hope it added value. Please like, share and subscribe, and do let me know the next career you want to explore.